दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल इंग्लिश विद दीपिका कुमावत पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपके वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, डिफेंस या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा होता है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है फुल सम। दोस्तों फुल सम ये हमारे पास एक एग्जेक्टिव है और इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा होना, यानी कि अत्यधिक होना, भरपूर होना, बहुत ज़्यादा मात्रा में होना, बिना किसी कमी के होना, या फिर कभी कभी जो है वो मतलब कि हम बनावटी या फिर ज़रूरत से ज़्यादा मतलब कि तारीफ़ करने वाला भी, उसे भी हम जो है वो फुल सम कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि फुल सम का मीनिंग कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा चेंज हो सकता है। इसका ट्रेडिशनल मीनिंग होता है कि बहुत एबंडेंट होना, कंप्लीट होना, फुल होना, अत्यधिक मात्रा में होना। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में ये जो वर्ड है वो अक्सर किसी चीज़ को एक्सेसिव, ओवरडन या फिर अननेसेसरीली एंथुसियास्टिक बताने के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। स्पेशली जब आप जो है वो तारीफ़ किसी की हद से ज़्यादा करते हो, किसी से माफ़ी हद से ज़्यादा मांगते हो, या फिर कॉम्प्लीमेंट के कॉन्टेक्स्ट में अगर मान लीजिए कि आप बहुत ही ओवर अगर किसी के साथ जो है वो मतलब कि फ्लर्ट कर रहे हो, कॉम्प्लीमेंट किसी को दे रहे हो, तो ये सारी चीज़ों के लिए हम जो है वो फुल सम का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि सिंपल वर्ड्स में जब कोई पर्सन किसी की बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करता है या फिर किसी बात को जो है वो मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा ओपनली एक्सप्रेस करता है, तो उसके लिए हम जो है वो फुल सम का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर किसी स्टूडेंट ने एक छोटा सा प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट किया और उसके फ्रेंड जो है वो उसकी इतनी ज़्यादा तारीफ़ करने लगे कि जैसे उसने कोई बहुत ही मतलब कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट कर दी हो, तो उसकी प्रेज़ को हम जो है वो फुल सम प्रेज़ कह सकते हैं। यानी कि प्रेज़ जेन्युइन भी हो सकती है, लेकिन इतनी एक्सेसिव हो जाए कि थोड़ी सी ओवर द टॉप लगे, तो उसको हम जो है वो फुल सम कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। यानी कि किसी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करना, ज़रूरत से ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स देना, बहुत ही डिटेल्ड और एंथुसियास्टिक अपॉलॉजी देना, या फिर किसी को एक्सट्रीमली जेनरस अप्रिसिएशन देना, इन सब सिचुएशन में हम जो है वो फुल सम का यूज़ कर सकते हैं। ये जो सारे एग्जाम्पल अभी आपने देखे हैं या फिर अभी आपने सुने हैं, वो सारे एग्जाम्पल फुल सम के ही एग्जाम्पल है। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी है कि फुल सम को कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग समझना ज़रूरी है। अगर मैं बात करती हूँ फुल सम प्रेज की, तो इसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव, ओवर द टॉप प्रेज। लेकिन फुल सम का ओरिजिनल सेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, जैसे कि कंप्लीट, एबंडेंट या फिर जेनरस। ये वाला मीनिंग भी जो है वो आपको ध्यान में रखना है, इससे मत भूल जाना। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि शी गेव हिम अ फुल सम अपॉलॉजी, यानी कि उसने जो है वो बहुत ही डिटेल में और सिंसियर अपॉलॉजी दी। ठीक है, इस तरीके से, यानी कि यहाँ पर जो है वो ज़्यादा वाला सेंस है कि कुछ ओवर ही हो गया, इस तरीके से। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ही रिसीव्ड फुल सम प्रेज फॉर हिज परफॉर्मेंस, यानी कि मतलब कि यहाँ पर क्या है कि उसकी परफॉर्मेंस के लिए उसे ज़्यादा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा एंथुसियास्टिक प्रेज मिली। इस तरीके से भी हम जो है वो इसका यूज़ कर पाएंगे। आपको जो है वो डिफरेंस समझ के चलना है और कंसेप्ट को, यानी कि कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हम कहाँ पर कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी आपको क्लियर करते हुए चलनी है। और ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों कि हमारे पास ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब अगर सिनोनिम्स की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे कि एक्सेसिव है, लैविश है, या फिर ओवर एंथुसियास्टिक है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है एक्सेसिव। दोस्तों एक्सेसिव का मतलब होता है ज़रूरत या फिर नॉर्मल लिमिट से बहुत ही ज़्यादा, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सेसिव कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने कि आपका बर्थडे था और आपके फ्रेंड ने जो है वो बहुत ही एक सिंपल सा आपको गिफ्ट दिया, लेकिन आपने जो है वो उसकी इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर दी कि वो ऑकवर्ड फील करने लगा है, जैसे कि उसे समझ ही ना आ रहा हो कि भाई वो उल्टा बोल रहा है या फिर सीधे तरीके से मेरी तारीफ़ कर रहा है। तो ये हो जाता है किसी चीज़ का एक्सेसिव करना, कि आप जो है वो बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हो या फिर बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ में जो है वो इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हो, चाहे वो तारीफ़ हो, माफ़ी मांगना हो, या फिर कुछ भी हो, कॉम्प्लीमेंट हो, फ्लर्ट हो, कुछ भी। ठीक है, इस तरीके से ये होता है एक्सेसिव। दूसरा हमारा आता है लाविश। दोस्तों लाविश का मतलब होता है बहुत ही जेनरस, बहुत ही एबंडेंट या फिर लार्ज अमाउंट में दिया गया, उसे हम जो है वो लाविश कहते हैं। लाविश जो है वो जनरली जेनरोसिटी और एबंडेंस पर ज़्यादा फोकस करता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि कंपटीशन जीतने के बाद विनर को फैमिली से लाविश प्रेज और सेलिब्रेशन मिला, यानी कि बहुत ही लार्ज अमाउंट में, यानी कि बहुत ही जेनरस तरीके से जो है वो उसे क्या दिया गया, प्रेज दिया गया, यानी कि तारीफ मिली और जो सेलिब्रेशन है वो मिला। इस तरीके से यूज़ होता है लाविश का। ये भी हमारा वर्ड क्लियर है। अगला हमारा आता है ओवर एंथुसियास्टिक।
इसका मतलब होता है किसी चीज़ को लेकर नॉर्मल से बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होना, एंथुजियास्टिक होना, उसे हम ओवर एंथुजियास्टिक कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि ओवर एंथुजियास्टिक किसी पर्सन के एक्सेसिव एक्साइटमेंट को डिस्क्राइब करता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि फ्रेंड ने जो है वो मेरी ड्राइंग देखकर इतनी ओवर एंथुजियास्टिक प्रेज की कि मुझे लगा कि वो मजाक कर रहा है, इस तरीके से यूज़ होता है ओवर एंथुजियास्टिक का। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब दोस्तों इसी के साथ अब अगर हम आगे बढ़े और हमारे एंटोनिम्स को हम डिस्कस करें तो यहाँ पर हमारे पास अगेन कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे कि मॉडरेट है, रेस्ट्रेन्ड है या फिर अंडरस्टेटेड है। एंटोनिम्स में हमारे पास सबसे पहला वर्ड आता है मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब होता है बैलेंस्ड होना, नॉर्मल लेवल का होना, ना ज़्यादा कम है ना ज़्यादा है, यानी कि ना कम है ना ज़्यादा, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं मॉडरेट का। जैसे कि मान लीजिए कि टीचर ने जो है वो आपके प्रोजेक्ट की मॉडरेट तारीफ़ की, यानी कि मतलब कि ना ज़्यादा आपको ऐसे लगे कि भाई मेरी मेहनत के हिसाब से कम तारीफ़ की गई, और ना ऐसा लगता है कि भाई बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ हो गई। ये होता है मॉडरेट, किसी चीज़ का मॉडरेट होना। ओके। रिस्ट्रेन हमारा दूसरा वर्ड आता है। रिस्ट्रेन का मतलब होता है कि इमोशंस या फिर रिएक्शंस को कंट्रोल में रखना, अपने तक सीमित रखना या फिर दबाव में रखना, उसे हम जो है वो रिस्ट्रेन करना कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि प्राइज़ मिलने के बाद उसने जो है वो रिस्ट्रेन रिएक्शन दिया और बस मतलब कि क्वाइटली थैंक यू कह दिया। ये नहीं कि प्राइज़ मिला तो वो नाचने लग गया, रोने लग गया या फिर बहुत ही इमोशनल हो गया, नहीं, बल्कि अपने आप को जो है वो काम रखा, बिल्कुल अपने आप को जो है वो सीमित रखा, कोई इमोशन बाहर नहीं आने दिया और मतलब कि चुपचाप से बस थोड़ा सा थैंक यू बोल के वो चला गया, यानी कि बहुत ही मतलब कि माइन्यूट रिएक्शन था उसका, ऐसे हम कह सकते हैं। अंडरस्टेटेड हमारा तीसरा वर्ड आता है। अंडरस्टेटेड का मतलब होता है किसी चीज़ को डेलिबरेटली यानी कि जानबूझकर सिंपल या फिर लेस इंटेंस वे में एक्सप्रेस करना, यानी कि फुल सम में एक्सप्रेशन कैसा होता है, ज़्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है या फिर एक्सेसिव हो सकता है, जबकि अंडरस्टेटेड में एक्सप्रेशन सटल और लेस ड्रामेटिक होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने जो है वो अपने फ्रेंड की अचीवमेंट की अंडरस्टेटेड तारीफ़ की, यानी कि बस इतना कहा कि यू डिड रियली वेल, इस तरीके से, बल्कि आपने जो है वो ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए बस एक सिंपल से शॉर्ट सेंटेंस में उसकी तारीफ़ को कंप्लीट कर दिया या फिर आपकी तरफ से तारीफ़ कर दी। ये होता है अंडरस्टेट करना, यानी कि कम आंकना एक तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हम समझेंगे। तो हमारे जो सारे सिनोनिम्स और जो एंटोनिम्स है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस हमें दिया जाता है, शी रिसीव्ड फुल सम प्रेज फॉर हर ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। इस सेंटेंस का मतलब है कि उसके ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस के लिए उसे बहुत ही ज़्यादा यानी कि एंथुसियास्टिक और जेनरस प्रेज मिली। यहाँ पर फुल सम जो है वो प्रेज की क्वांटिटी और इंटेंसिटी को शो करता है। इस चीज़ से आपको ध्यान रखना है, यानी कि सिर्फ नॉर्मल तारीफ से काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन दी गई, इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है। इस तरीके से हमने जो है वो इस वर्ड को कंप्लीट किया है समझकर। आई होप आपको अच्छे से मतलब कि समझ आ चुका है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डिस्ट्रेट। दोस्तों डिस्ट्रेट का क्या मतलब होता है, ये हमारे पास एग्जेक्टिव है। इसका मतलब होता है विचलित या फिर परेशान होकर, ध्यान भटका हुआ, या फिर जैसे हम खोया खोया सा कहते हैं ना कि वो हमेशा खोया खोया रहता है, उसे हम जो है वो डिस्ट्रेट कह सकते हैं। यानी कि डिस्ट्रेट का मतलब होता है कि जब कोई पर्सन किसी टेंशन, किसी वरी, सैडनेस या फिर किसी इंपॉर्टेंट थॉट में इतना ज़्यादा लॉस्ट हो जाए कि उसका जो अटेंशन है वो प्रेजेंट सिचुएशन पर, यानी कि जो मतलब कि वर्तमान स्थिति है उस पर प्रॉपरली रहे ही ना, तो उसे हम जो है वो डिस्ट्रेट कह सकते हैं। ऐसा पर्सन जो है वो मतलब कि डिस्ट्रैक्टेड हो सकता है, एब्सेंट माइंडेड लग सकता है, या फिर मेंटली जो है वो प्री ऑक्यूपाइड भी आपको लग सकता है। ये जो वर्ड है वो आमतौर पर तब यूज़ किया जाता है जब किसी के माइंड में कोई पर्सनल कंसर्न या फिर जो स्ट्रॉन्ग थॉट है वो चल रहा होता है और उसकी वजह से जो है वो नॉर्मल एक्टिविटीज़ पर अच्छे से फोकस नहीं कर पाता, या फिर क्या चीज़ें प्रेजेंट में चल रही है वो उसे पता नहीं होती, या फिर उन पर जो है वो उसका ध्यान नहीं होता है। तो ऐसे कंडीशन को क्या कहेंगे हम, डिस्ट्रेट हम उसे कह सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए कि अगर एक स्टूडेंट को अपने लॉस्ट पेट की जो है वो बहुत ही टेंशन है और वो होमवर्क करते वक्त बार बार उसी के बारे में सोचता है, क्वेश्चंस पढ़े बिना जो है वो पेज को देखता रहता है, तो वो डिस्ट्रेट है, इस तरीके से हम कहेंगे। ठीक है, यानी कि टेंशन की वजह से जो है वो क्लास में फोकस ना कर पाना, किसी इंपॉर्टेंट बात के बारे में बार बार सोचते सोचते एब्सेंट माइंडेड हो जाना, जोन आउट हो जाना जिसे हम कह सकते हैं, पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से नॉर्मल एक्टिविटीज़ में अटेंशन ना दे पाना। तो ये जो सारे एग्जाम्पल है ये हमारे डिस्ट्रेट होने के एग्जाम्पल है। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये भी क्लियर करते हुए चलनी है कि डिस्ट्रेट का मतलब सिर्फ डिस्ट्रैक्टेड नहीं होता है। डिस्ट्रैक्टेड का इसमें सेंस होता है, लेकिन हम सिर्फ डिस्ट्रैक्टेड नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रैक्टेड का मतलब होता है किसी भी रीज़न से अटेंशन का हट जाना, लेकिन डिस्ट्रेट का मतलब होता है यूजुअली हमारी जो चिंता होती है या फिर जो हमारे इमोशनल थॉट्स होते हैं या फिर पर्सनल कंसर्न्स होते हैं ना, उसकी वजह से मेंटली प्री ऑक्यूपाइड हो जाना या फिर ध्यान ना दे पाना। यानी कि डिस्ट्रैक्ट क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ की वजह से आपका जो ध्यान है वो भटक सकता है। मान लीजिए कि आप जो है वो पढ़ाई कर रहे हो और आपके पास में जो है वो मतलब कि कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आपके फ़ोन की नोटिफिकेशन आप मान लीजिए कि आ गई है, कोई फ़ोन में नोटिफिकेशन पॉप आउट हुई है, आपकी मम्मी
ने आपको बुला लिया, तो ये जो है वो मतलब कि डिस्ट्रैक्ट ऐसे होता है कि किसी भी रीज़न की वजह से आप जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। लेकिन डिस्ट्रैक्ट किस वजह से होते हैं कि भाई आपको कोई टेंशन है, आपके मन में कोई थॉट चल रहा है, आपके कोई पर्सनल कंसर्न्स है, उसके बारे में अगर आप सोच रहे हो, उसके बारे में अगर आप डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हो उसके वजह से, तो तब हम जो है वो डिस्ट्रैक्ट का यूज़ करेंगे। तो ये जो इंपॉर्टेंट आपको मतलब कि डिफरेंस है ना डिस्ट्रैक्ट और डिस्ट्रैक्टेड में, ये आपको जो है वो समझ कर चलना है, क्योंकि स्पेलिंग में भी बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं और मतलब कि मीनिंग के कॉन्टेक्स्ट में तो हम होते ही है। और दोस्तों साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि एग्जेक्टिव है हमारे पास, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे कि डिस्ट्रैक्टेड है, एब्सेंट माइंडेड है या फिर प्री ऑक्यूपाइड है। डिस्ट्रैक्टेड का जैसे हमने मतलब समझा था कि किसी चीज़ पर प्रॉपरली फोकस ना कर पाना, ये किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है, तो उसे हम जो है वो डिस्ट्रैक्टेड कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई गेम खेल रहे हो और गेम खेलते टाइम पर जो है वो बार बार आपके मोबाइल में जो है वो नोटिफिकेशन आती है या फिर किसी का मैसेज आता है, तो आप क्या हो रहे हो, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, आपका ध्यान जो है वो उस नोटिफिकेशन पर जा रहा है, यानी कि भटक रहा है इस तरीके से। एब्सेंट माइंडेड का क्या मतलब होता है? एब्सेंट माइंडेड का मतलब होता है प्रेजेंट सिचुएशन पर अटेंशन ना होना या फिर चीज़ें भूल जाना। जैसे कि हम जोन आउट भी इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। आप एक और वर्ड डाल लीजिए, जोन आउट भी आप जो है वो लिख लीजिए। यानी कि एब्सेंट माइंडेड का मतलब होता है कि अगर आपका ध्यान जो है वो मतलब कि जो चल रहा है उस पर नहीं है बल्कि कहीं और ही है, उसे हम जो है वो एब्सेंट माइंडेड कह सकते हैं। प्री ऑक्यूपाइड का क्या मतलब होता है? प्री ऑक्यूपाइड का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर थॉट या फिर कंसर्न में डीपली ऑक्यूपाइड हो जाना, यानी कि जुड़ जाना, ठीक है। यानी कि किसी पर्टिकुलर थॉट में, यानी कि किसी पर्टिकुलर विचार में, यानी कि जो विचार आपके दिमाग में चल रहा है, अगर आप उसको लेकर इतने ज़्यादा सोच रहे हो, इतना ज़्यादा आप वरी हो या फिर टेंशन में हो कि आपको जो है वो मतलब कि बाकी चीज़ों का ख्याल ही नहीं रहता, तो आप जो है वो प्री ऑक्यूपाइड हो चुके हो। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैं कहूँ कि भाई एग्जाम के रिजल्ट को लेकर वो प्री ऑक्यूपाइड था, कि डिनर के टाइम पे भी जो है वो उसका ध्यान मतलब कि एग्जाम के रिजल्ट पर ही था, यानी कि वो डिनर भी अच्छे से नहीं कर पा रहा था। ये होता है प्री ऑक्यूपाइड होना। आई होप आपको सारे सिनोनिम्स क्लियर है। अब इसी के साथ अगर एंटोनिम्स की ओर आए तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे कि अटेंटिव है, फोकस्ड है या फिर कंपोज्ड है। अटेंटिव का क्या मतलब होता है? अटेंटिव का मतलब होता है किसी चीज़ या फिर पर्सन पर केयरफुली फोकस करना, ठीक है, अटेंशन देना, ध्यान देना, उसे हम जो है वो अटेंटिव कह सकते हैं। एग्जेक्टिव के सेंस में जो है वो अटेंटिव बोला जाता है, नाउन के सेंस में अटेंशन बोला जाता है। इस तरीके से हम यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि टीचर जो है वो स्टोरी सुना रही थी और जो बच्चे हैं वो बहुत ही अटेंटिव होकर सुन रहे थे। अटेंटिव होकर यानी कि बहुत ही ध्यान लगाकर सुन रहे थे, केयरफुली सुन रहे थे, ये होता है अटेंटिव। बहुत ही बेसिक वर्ड है। अगला हमारा आता है फोकस्ड। फोकस्ड का भी मतलब होता है कि पूरे ध्यान के साथ, पूरे अटेंशन के साथ किसी पर्टिकुलर टास्क या फिर एक्टिविटी पर मतलब कि अच्छे से ध्यान लगाना, उसे हम फोकस्ड होना कह सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि लाइब्रेरी में वो अपने असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए कंप्लीटली फोकस्ड था यानी कि उसका अटेंशन उसी चीज़ पर था, एक ही टास्क पर था। इस तरीके से हम जो है वो फोकस्ड का यूज़ करते हैं। आई होप ये भी अच्छे से क्लियर हो चुका है। कंपोस्ट का क्या मतलब होता है? कंपोस्ट का मतलब होता है कि बहुत ही काम या फिर इमोशनली कंट्रोल्ड रहना, ठीक है। यानी कि अपने जो इमोशंस है या फिर आपका जो भी कोई मतलब कि गुस्सा है, इरिटेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, इन सारी चीज़ों को, यानी कि आपका किसी भी तरीके के इमोशन को बाहर निकलने को जो है वो कंपोज, यानी कि मतलब कि कंट्रोल कर लेना, तो उसे हम जो है वो मतलब कि कंपोज रहना कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपने जो है वो मतलब कि बहुत ही बुरी खबर सुनी है कि किसी की डेथ हो गई इस तरीके से, और फिर भी आप जो है वो बहुत ही शांति से काम लेते हो, यानी कि रोते नहीं हो या फिर ज़्यादा मतलब कि बाकी लोगों को जो है वो परेशान नहीं कर रहे हो, बल्कि जो है वो एक तरीके से स्ट्रॉन्ग तरीके से आप जो है वो सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहे हो। तो आप उस सिचुएशन में कैसे हो? कंपोज्ड हो, यानी कि आपने जो है वो अपना मेंटल बैलेंस खोया नहीं है। इस तरीके से ये होता है कंपोज्ड होना। तो हमारे जो सारे सिनोनिम्स और जो एंटोनिम्स है वो तो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस हमें दिया जाता है, शी seemed distraught during dinner because she was worried about her lost phone। इस सेंटेंस का मतलब है कि वो डिनर के टाइम में जो है वो खोई खोई सी और डिस्ट्रैक्टेड लग रही थी, क्योंकि उसे अपने लॉस्ट फ़ोन की टेंशन थी। यानी कि उसका ध्यान जो है वो डिनर पे नहीं था, यानी कि जो एक्टिविटी उस समय पर हो रही थी कि भाई सब लोग डिनर कर रहे हैं, सब लोग खाना खा रहे हैं, लेकिन वो जो लड़की है वो मतलब कि खाना खाने में बिजी नहीं थी। यानी कि उसका ध्यान उस पर नहीं था कि मैं क्या खा रही हूँ, कैसे खा रही हूँ, नहीं, बल्कि उसका ध्यान कहाँ पर था कि मेरा फ़ोन खो गया है, वो मुझे कैसे मिलेगा। यहाँ पर ये इसका मतलब जो है वो डिस्ट्रैक्ट होता है कि जब आपका मतलब कि ध्यान जो है वो एक चीज़ पर नहीं होता, दूसरी चीज़ पर चला जाता है, तो उसे हम जो है वो डिस्ट्रैक्ट कह सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से ये वर्ड क्लियर हो चुका है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है इम्पिंज। दोस्तों इम्पिंज ये हमारे पास वर्ब है। इसका मतलब होता है प्रभाव डालना, असर डालना या फिर किसी चीज़ में बाधा डालना। इन सारे कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इम्पिंज का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि इम्पिंज का मतलब होता है कि किसी पर्सन, किसी सिचुएशन, एक्टिविटी या फिर राइट पर नोटिसेबल इफेक्ट या फिर इम्पैक्ट डालना, स्पेशली जब वो इफेक्ट अनवांटेड या फिर नेगेटिव हो। इसका एक और मीनिंग होता है कि किसी की जो फ्रीडम है, किसी का जो स्पेस है, किसी के जो मतलब कि राइट्स है, यानी कि जो हक है या फिर जो पर्सनल बाउंड्रीज है, उसमें जो है वो इंटरफेयर करना, उसमें जो है वो घुसने की कोशिश करना, तो
उसे भी हम जो है वो इम्पिंज करना कह सकते हैं। यानी कि ये जो वर्ड है वो मोस्टली फॉर्मल इंग्लिश में यूज़ होता है और इसका जो यूज़ है वो तब होता है जब कोई चीज़ दूसरी चीज़ को अफेक्ट करती है, इंटरफेयर करती है या फिर उसमें बाधा डालती है, यानी कि लिमिट करती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर घर के पास जो है वो कंस्ट्रक्शन की वजह से इतना ज़्यादा मतलब कि नॉइस हो रहा है या फिर इतना ज़्यादा मतलब कि आवाज़ आ रही है कि तुम प्रॉपरली पढ़ नहीं पा रहे। ठीक है, तो वो नॉइस क्या कर रही है, तुम्हारी स्टडीज़ पर इम्पिंज कर रही है, असर डाल रही है। ठीक है, इस तरीके से ये हम कहेंगे। वैसे अगर कोई फ्रेंड जो है वो बार बार तुम्हारी पर्सनल चॉइसेस में अननेसेसरी इंटरफेयर करता है तो हम कह सकते हैं कि भाई वो तुम्हारे फ्रीडम पर इम्पिंज कर रहा है, इस यानी कि एक तरीके से अटैक कर रहा है, अतिक्रमण कर रहा है, ये भी इसका मीनिंग होता है। ठीक है, या फिर बाधा डालने के सेंस में भी हम जो है वो इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे जो मीनिंग्स है आपको ध्यान रखने हैं। यानी कि नॉइज़ का जो है वो स्टडीज़ पर इफेक्ट होना, किसी सिचुएशन का जो है वो आपके नींद का जो रूटीन है, स्लीप रूटीन है, उसका अफेक्ट हो जाना, किसी पर्सन का दूसरे की पर्सनल फ्रीडम में इंटरफेयर करना, किसी रूल का समवंस चॉइस को लिमिट करना, ये सारे जो एग्जाम्पल है, ये सारे जो सिचुएशन है किस चीज़ के हैं, इम्पिंज होने के ही एग्जाम्पल है। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये भी क्लियर करनी है कि इम्पिंज का मतलब सिर्फ अफेक्ट नहीं होता है। अफेक्ट का सेंस इसमें है लेकिन सिर्फ अफेक्ट हम उसे नहीं कह सकते, क्योंकि अफेक्ट का तो मतलब होता है किसी चीज़ पर इम्पैक्ट डालना, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव दोनों भी हो सकता है। लेकिन इम्पिंज का मतलब होता है यूजुअली अनवांटेड इफेक्ट या फिर इंटरफेरेंस का सेंस देता है, स्पेशली किसी के जो राइट्स है, फ्रीडम है या फिर स्पेस के कॉन्टेक्स्ट में। इसमें से कैसा कॉन्टेक्स्ट आ रहा है, हमारा नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट से निकल कर आ रहा है कि आप जो है वो किसी के फ्रीडम में बाधा डाल रहे हो, किसी का हक मार रहे हो, छीन रहे हो, या फिर आपको जो है वो मतलब कि आप जो है वो ऐसा किसी पर असर डाल रहे हो, बुरा प्रभाव डाल रही है कोई चीज़ किसी पर या फिर आप। तो ये सारे इम्पिंज में जो है वो हम नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में ये सारे वर्ड्स हमारे यानी कि आते हैं, या फिर ये सारी मीनिंग हम नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में ही देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि बारिश हो रही है और बारिश ने जो है वो आपके पिकनिक का जो प्लान है वो अफेक्ट कर दिया यानी कि आपके पिकनिक के प्लान पर असर डाला। ये होता है सिंपली अफेक्ट करना। लेकिन किसी नेबर का बार बार तुम्हारी पर्सनल स्पेस में इंटरफेयर करना, अब ये जो है वो तुम्हारी पर्सनल स्पेस पर क्या करना हुआ, इम्पिंज करना हुआ। इस तरीके से आपको डिफरेंस समझना है कि अफेक्ट करना क्या होता है और इम्पिंज करना क्या होता है। इम्पिंज में अफेक्ट का सेंस है लेकिन पूरी तरीके से इसे जो है वो हम अफेक्ट ही नहीं बोल सकते, क्योंकि अफेक्ट का मीनिंग थोड़ा सा अलग होता है और इम्पिंज में 2-3 चीज़ें और भी आती है। इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। वर्ब है हमारे पास ये, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम्स की बात की जाती है तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे कि अफेक्ट है, इंटरफेयर है या फिर एनक्रोच है। हमारा सबसे पहला वर्ड आता है अफेक्ट। अफेक्ट का मतलब होता है किसी पर्सन या फिर थिंग पर यानी कि किसी चीज़ पर जो है वो असर डालना, इम्पैक्ट डालना, उसे हम क्या कहेंगे, अफेक्ट कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आप जो है वो देर रात तक अगर मोबाइल देखते हो या फिर जागते हो तो आपके यानी कि स्लीप पर यानी कि आपकी नींद पर उसका असर आएगा, अफेक्ट होगा। इस तरीके से ये होता है अफेक्ट होना। दूसरा हमारा आता है इंटरफेयर। इंटरफेयर का मतलब होता है बीच में घुसना, ठीक है, यानी कि किसी सिचुएशन या फिर पर्सन के मैटर में बिना ज़रूरत के इन्वॉल्व होना या फिर प्रोसेस को डिस्टर्ब करना, उसे हम इंटरफेयर करना कहते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि भाई मेरा जो फ्रेंड है वो मेरी मतलब कि पढ़ाई के टाइम जो है वो बार बार क्वेश्चंस पूछकर इंटरफेयर कर रहा था, यानी कि मेरे और मेरी पढ़ाई के बीच में आ रहा था, हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा था। ये होता है इंटरफेयर करना। एनक्रोच हमारा तीसरा वर्ड आता है। एनक्रोच का मतलब होता है कि धीरे धीरे किसी की जो स्पेस है, किसी का जो राइट है यानी कि जो हक है या फिर किसी की जो आज़ादी है उसमें घुसना या फिर उसे जो है वो कम करने की कोशिश करना, उसे हम जो है वो एनक्रोच करना कहते हैं। यानी कि एनक्रोच में बाउंड्रीज या फिर जो स्पेस है उसको क्रॉस करने का आइडिया जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आपके पड़ोसी ने जो है वो गार्डन की जो बाउंड्री है उसके अंदर एक्स्ट्रा प्लांट्स लगाकर आपकी जो स्पेस है उस पर एनक्रोच किया है, एक तरीके से अतिक्रमण किया है, इस तरीके से अटैक किया है, ऐसा हम यूज़ कर सकते हैं इसका, ठीक है, ऐसा मतलब आप समझ पाओगे। अब दोस्तों हमारे जो सारे सिनोनिम्स है वो तो हमने डिस्कस कर लिए। अब एंटोनिम्स की बारी आती है तो यहाँ पर हमारे पास अगेन कुछ वर्ड्स है जैसे कि बेनिफिट है, हेल्प है या फिर रिस्पेक्ट है। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है बेनिफिट। दोस्तों बेनिफिट का मतलब होता है एडवांटेजेस होना कोई चीज़, यानी कि किसी चीज़ का किसी पर्सन या फिर सिचुएशन के लिए हेल्पफुल होना या फिर एडवांटेजेस होना, उसे हम बेनिफिट कह सकते हैं। यानी कि फ़ायदा जिस चीज़ से हमें मिलता है वो हमारे लिए कैसी होती है, बेनिफिशियल होती है। वर्ब के सेंस में बेनिफिट होता है और नाउन के सेंस में बेनिफिशियल होता है। इस तरीके से हेल्प क्या होता है, हेल्प का मतलब होता है कि किसी पर्सन या फिर सिचुएशन को सपोर्ट करना, असिस्टेंस देना, मदद करना, उसे हम हेल्प करना कहते हैं। रिस्पेक्ट का मतलब होता है ऑनर देना, सम्मान देना, किसी की फीलिंग्स के लिए, किसी की राइट्स के लिए, किसी के चॉइसेस के लिए, बाउंड्रीज को इंपॉर्टेंस देना, इन सारी चीज़ों को। जहाँ पर हम जो है वो इम्पिंज में ये सारी चीज़ें छीन लेते थे, रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को सम्मान दे रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से, यानी कि हम उनके बीच में घुस नहीं रहे हैं। ये होता है रिस्पेक्ट करना। आई होप आपको जो सारे सिनोनिम्स है वो भी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। बहुत ही बेसिक वर्ड्स हमने यहाँ पर पढ़े हैं। अब दोस्तों हमारे पास एक सेंटेंस आता है यहाँ पर नीचे एग्जाम्पल के तौर पर। तो यहाँ पर हमें बताया गया है द लाउड म्यूजिक बिगेन टू इम्पिंज ऑन माई एबिलिटी टू स्टडी।
सेंटेंस बहुत ही सिंपल है। ये सेंटेंस का मतलब है कि बहुत ज़्यादा जो लाउड म्यूज़िक थी उसकी वजह से मेरी जो पढ़ाई करने की जो क्षमता है वो नेगेटिवली अफेक्ट होने लगी, पॉजिटिवली नहीं, बुरी तरीके से अफेक्ट होने लगी, इस तरीके से। तो यहाँ पर इम्पिंज ऑन का मतलब है कि किसी चीज़ की जो एबिलिटी है या फिर एक्टिविटी है उस पर मतलब कि अनवांटेड इफेक्ट डालना, यानी कि जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है ऐसा कोई असर आना, उसे हम जो है वो मतलब कि इम्पिंज कह सकते हैं। आई होप आपको ये वर्ड अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब इसी के साथ हम जो है वो आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है लोकस। दोस्तों लोकस ये हमारे पास नाउन है। इसका मतलब होता है कोई स्थान, कोई केंद्र बिंदु, या फिर जिसे हम जो है वो मतलब कि मुख्य स्थान कह सकते हैं, केंद्र कह सकते हैं। तो ये सारे इसके मीनिंग है, यानी कि एक ही है। लोकस का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर चीज़, किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी, इवेंट या फिर सिचुएशन का स्पेसिफिक प्लेस या फिर जो सेंट्रल पॉइंट होता है उसे हम जो है वो लोकस कह सकते हैं। सिंपल वर्ड में जिस जगह पर कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी, कोई पर्टिकुलर इवेंट या फिर प्रोसेस मेनली सेंटर्ड होता है उस जगह को लोकस कहा जाता है। ये जो वर्ड है वो फॉर्मल इंग्लिश में काफ़ी यूज़ होता है। इसका यूज़ जो है वो हम साइंस, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी, लॉ, जनरल डिस्कशन में मतलब कि अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए कि लोकस का मीनिंग क्या होता है। अगर मान लीजिए कि स्कूल का प्लेग्राउंड जो है वो स्टूडेंट के गेम्स और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का मेन सेंटर है, तो हम कह सकते हैं कि भाई प्लेग्राउंड जो है वो स्कूल की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का लोकस है, केंद्र बिंदु है, यानी कि मेन सेंटर है, सेंट्रल पॉइंट है, इस तरीके से। उसी तरीके से साइकोलॉजी में भी जो है वो लोकस का यूज़ होता है। जैसे लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि कोई अपनी पर्सनल, यानी कि कोई पर्सन जो है वो अपनी लाइफ के इवेंट्स को अपने कंट्रोल में मानता है या फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स को रिस्पॉन्सिबल मानता है, तो उसे हम जो है वो मतलब कि साइकोलॉजी में लोकस कहते हैं। दोस्तों मैथमेटिक्स में भी लोकस होता है। मैथमेटिक्स में लोकस का एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है कि किसी कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला पॉइंट्स का सेट, उसे हम जो है वो मैथमेटिक्स में लोकस कहते हैं। इस तरीके से आप समझिए, यानी कि किसी एक्टिविटी का मेन लोकेशन, किसी इवेंट का सेंट्रल प्लेस, किसी पर्टिकुलर प्रोसेस का सेंटर, या फिर मैथमेटिक्स में पॉइंट्स का पर्टिकुलर सेट। तो ये जो सारे एग्जाम्पल है, ये जो सारी सिचुएशन है वो हमारे लोकस के ही एग्जाम्पल है। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये भी समझ कर चलनी है कि लोकस का जो मतलब है वो सिर्फ ऑर्डिनरी प्लेस नहीं होता। ऑर्डिनरी प्लेस का क्या मतलब होता है? कोई भी लोकेशन, ठीक है, कोई भी लोकेशन हो सकती है। लेकिन लोकस का मतलब होता है ऐसा स्पेसिफिक या फिर सेंट्रल लोकेशन जो किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी, इवेंट या फिर प्रोसेस से क्लोजली कनेक्टेड हो, उसे हम जो है वो लोकस कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि पार्क है, पार्क एक प्लेस है, लेकिन अगर वही पार्क हर वीकेंड कम्युनिटी के कल्चरल इवेंट्स का मेन सेंटर बन जाता है तो वो इवेंट्स का लोकस कहलाता है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि लोकस में और किसी आम जगह में क्या डिफरेंस है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ये नाउन है। सिनोनिम्स की अगर बात की जाती है तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे कि लोकेशन है, सेंटर है या फिर साइट है। लोकेशन का क्या मतलब होता है? लोकेशन का मतलब होता है पर्सन, प्लेस या फिर थिंग की पर्टिकुलर जगह, उसे हम जो है वो लोकेशन कहते हैं। जैसे कि स्कूल का जो है वो ऑडिटोरियम एनुअल फंक्शन की मेन लोकेशन थी, इस तरीके से हम कहेंगे। सेंटर का मतलब होता है कि किसी एक्टिविटी या फिर सिचुएशन का सेंट्रल पॉइंट या फिर मेन पॉइंट, तो उसे हम क्या कहेंगे? सेंटर कहेंगे। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि लिविंग रूम जो है वो फैमिली के वीकेंड गैदरिंग्स का सेंटर बन गया था, यानी कि सेंटर बन गया था, यानी कि गैदरिंग वहीं पे होती थी। ये होता है किसी चीज़ का सेंटर होना, केंद्र बिंदु या फिर सेंट्रल पॉइंट होना। साइट का क्या मतलब होता है? साइट का मतलब होता है कि किसी स्पेसिफिक प्लेस या फिर एरिया, कोई मतलब कि कोई स्पेसिफिक प्लेस हो सकता है, कोई एरिया हो सकता है जहाँ पर कोई इवेंट, कोई एक्टिविटी या फिर कंस्ट्रक्शन होती है, तो उसे हम चाहे वो साइट कह सकते हैं। जो मतलब कि कंस्ट्रक्शन होता है ना जहाँ पर, उसे भी साइट कहा जाता है। लेकिन अगर कहीं पर कोई इवेंट मतलब कि हो रहा है, कोई एक्टिविटी हो रही है, तो उसे भी हम जो है उस जगह को भी हम मतलब कि साइट कह सकते हैं। हमारे सारे सिनोनिम्स आपको क्लियर है। अब इसी के साथ एंटोनिम्स की ओर आए तो यहाँ पर हमारे पास अगेन कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे कि पेरिफेरी है, मार्जिन है या फिर एक्सटेरियर है। पेरिफेरी का क्या मतलब होता है? पेरिफेरी का मतलब होता है कोई चीज़ है और उसकी जो आउटर एज है या फिर उसका जो बाउंड्री एरिया है ना, उसे हम पेरिफेरी कहते हैं। यानी कि जो बाउंड्री होती है या फिर जो मतलब कि किनारा होता है, उसे हम पेरिफेरी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि प्लेग्राउंड का जो सेंटर है वो फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए यूज़ होता था, जबकि उसकी जो पेरिफेरी में है वो पेरेंट्स बैठे थे। पेरिफेरी में पेरेंट्स बैठे थे यानी कि किनारे किनारे पेरेंट्स बैठे थे, यानी कि वो मतलब कि मैच देख रहे थे, बाउंड्री पे बैठे थे। इस तरीके से हम जो है वो पेरिफेरी का यूज़ करते हैं। मार्जिन का मतलब होता है एरिया या फिर सिचुएशन का आउटर एज या फिर लेस सेंट्रल पार्ट, तो उसे हम जो है वो मार्जिन कह सकते हैं। जैसे कि नोटबुक के मार्जिन में उसने एक्स्ट्रा नोट्स लिखे, मार्जिन होती है ना नोटबुक के, यानी कि बहुत ही किनारे किनारे लाइन दी होती है, उसे हम जो है वो मार्जिन कहेंगे। यानी कि किसी भी चीज़ का जो आउटर एज होता है या फिर जो मतलब कि सेंट्रल पार्ट जिसे हम नहीं कह सकते, वो होता है मार्जिन। एक्सटेरियर का क्या मतलब होता है?
दोस्तों एक्सटीरियर का मतलब होता है किसी चीज़ का आउटसाइड या फिर आउटर पार्ट, उसे हम जो है वो एक्सटीरियर कहेंगे। जैसे कि म्यूजियम का जो इंटीरियर विजिटर्स है उसके लिए म्यूजिक का जो इंटीरियर था वो विजिटर्स के लिए इंटरेस्टिंग था, वाइल द एक्सटीरियर वाज बीइंग रिनोवेटेड। इस तरीके से हम कहेंगे कि भाई इंटीरियर जो था वो मतलब कि इंटरेस्टिंग लग रहा था, लेकिन जो एक्सटीरियर है यानी कि जो बाहर की चीज़ें उसे रेनोवेट किया गया था। इस तरीके से हम जो है वो एक्सटीरियर का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि किसी चीज़ का बाहरी हिस्सा, ये होता है एक्सटीरियर। हमारे जो सारे सिनोनिम्स और जो एंटोनिम्स है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, द प्लेग्राउंड बिकेम द लोकस ऑफ द चिल्ड्रंस वीकेंड एक्टिविटीज़। इस सेंटेंस का मतलब है कि जो प्लेग्राउंड है वो बच्चों की वीकेंड एक्टिविटीज़ का मेन सेंटर या फिर सेंट्रल प्लेस बन गया था। तो यहाँ पर लोकस का यूज़ जो है वो हमने ऑर्डिनरी प्लेस के सेंस में यूज़ नहीं किया, यानी कि ऐसा नहीं कि भाई कोई भी आम यानी कि कोई भी आम प्लेस, लेकिन हमने जो है वो इसका यूज़ उस जगह के लिए किया है जहाँ पर बच्चों की एक्टिविटीज़ मेनली कॉन्सेंट्रेटेड थी। इस तरीके से हमें जो है वो लोकस का यूज़ करना है। अब दोस्तों इसी के साथ हम जो है वो आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है इन्फैचुएशन। दोस्तों इन्फैचुएशन का मतलब पता है क्या होता है? ये हमारे पास पहले तो नाउन है और इसका मतलब होता है मोह या फिर तीव्र आकर्षण होना। किसी के प्रति जो है वो बहुत ज़्यादा आप अट्रैक्ट जब हो जाते हो तो उसे हम जो है वो इन्फैचुएशन कह सकते हैं। यानी कि इन्फैचुएशन का मतलब होता है कि किसी पर्सन, किसी हॉबी, किसी आइडिया या फिर किसी चीज़ के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग या फिर इंटेंस अट्रैक्शन या फिर एक्साइटमेंट फील करना, स्पेशली जब ये जो फीलिंग है वो इमोशन पर बेस्ड होती है और पर्सन उस चीज़ को रियलिस्टिकली जज ना कर पाए, तो उसे हम जो है वो इन्फैचुएशन कह सकते हैं। दोस्तों ये जो फीलिंग है वो अक्सर सडन एंड टेम्पररी भी होती है। इसमें किसी पर्सन या फिर चीज़ की पॉजिटिव क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा हमें नोटिसेबल लगती है और जो फ्लॉज या फिर जो नेगेटिव साइड्स है वो इजीली हमारे सामने इग्नोर हो जाती है। इस तरीके से हम जो है वो किसी के साथ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि अगर किसी स्टूडेंट को कोई नई हॉबी जो है वो इतनी एक्साइटिंग लगने लगती है कि वो हर वक्त उसी के बारे में सोचता रहता है, उसी के वीडियोज़ देखता रहता है, बाकी एक्टिविटीज़ को वो इग्नोर कर देता है, तो उसे उस हैबी के लिए जो है वो इन्फैचुएशन हो गया है, आकर्षण हो गया है, अट्रैक्शन हो गया है, ऐसा हम कह सकते हैं। वैसे किसी मूवी का कैरेक्टर, सेलिब्रिटी या फिर जो कोई नया इंटरेस्ट है उसको लेकर अगर आपको शॉर्ट टर्म इंटेंस फैसिनेशन होती है तो वो भी इन्फैचुएशन हो सकता है। ठीक है, यानी कि किसी नई हॉबी को लेकर सडनली बहुत ही एक्साइटेड हो जाना, किसी सेलिब्रिटी या फिर फिक्शनल कैरेक्टर को आइडलाइज मानना या फिर बहुत ही उसे जो है वो अच्छा मानना, किसी नए इंटरेस्ट के बारे में जो है वो कॉन्स्टेंटली सोचना, किसी चीज़ की एक्साइटमेंट में उसकी जो शॉर्ट कमिंग्स है यानी कि उनकी जो मतलब कि फ्लॉज है या फिर जो नेगेटिविटी है उसे इग्नोर कर देना, ये सारे एग्जाम्पल किस चीज़ के हैं? तो ये सारे एग्जाम्पल जो है वो मतलब कि इन्फैचुएशन यानी कि इन्फैचुएट होने के ही एग्जाम्पल है। दोस्तों साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास ये नाउन है। सिनोनिम्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे कि फैसिनेशन है, ऑब्सेशन है या फिर पैशन है। फैसिनेशन का मतलब होता है किसी पर्सन या फिर थिंग के प्रति स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट या फिर अट्रैक्शन फील करना, उसे हम फैसिनेशन कहते हैं। ठीक है, फैसिनेशन जो है वो यूजुअली क्यूरियोसिटी या फिर इंटरेस्ट पर फोकस करता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने जो है वो बहुत दिनों तक स्पेस डॉक्यूमेंट्रीज़ देखी और स्पेस डॉक्यूमेंट्रीज़ देखने के बाद आपकी जो है वो स्पेस साइंस के लिए फैसिनेशन बढ़ गई, यानी कि आपकी जो मतलब कि इंटरेस्ट है या फिर जो आपका अट्रैक्शन है वो बढ़ गया स्पेस की तरफ, ये होता है फैसिनेशन। ऑब्सेशन का क्या मतलब होता है कि किसी चीज़ का जुनून सवार होना। ऑब्सेशन का मतलब होता है किसी पर्सन, किसी थॉट या फिर एक्टिविटी के बारे में रिपीटेडली और एक्सेसिवली सोचते रहना या फिर उसी को करते रहना, उसे हम जो है वो ऑब्सेशन कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि न्यू गेम जो है वो रिलीज़ होने के बाद वो उस गेम को लेकर जो है वो इतना ऑब्सेस्ड हो गया कि हर फ्री मोमेंट वही खेलता था। यानी कि कोई बंदा था, कोई पर्सन था, कोई बच्चा होगा जो मतलब कि उस गेम को लेकर क्या हो गया, ऑब्सेस्ड हो गया, उसी के बारे में सोचता था, उसी के बारे में मतलब कि वही गेम खेलता रहता था। ये होता है ऑब्सेशन की किसी चीज़ का जुनून सवार होना। पैशन का क्या मतलब होता है? पैशन का मतलब होता है कि किसी एक्टिविटी, किसी सब्जेक्ट या फिर इंटरेस्ट के लिए स्ट्रॉन्ग एंथुजियाज्म और डेडिकेशन, उसे हम जो है वो पैशन कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैं कहूँ कि उसकी पैशन फॉर पेंटिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो हर वीकेंड नए स्केचेस बनाता है। उसका पैशन है यानी कि उसका शौक इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उस चीज़ के बारे में कि वो हर वीकेंड पर क्या करता है, नए स्केचेस बनाता है। ये होता है पैशन। ठीक है, इस तरीके से हमने समझना है। अब आगे बढ़ेंगे तो एंटोनिम्स हमारे पास यहाँ पर आते हैं जैसे कि इनडिफरेंस है, डिसइंटरेस्ट है या फिर अपैथी है। दोस्तों इनडिफरेंस का क्या मतलब होता है? इनडिफरेंस का मतलब होता है किसी पर्सन या फिर किसी थिंग के लिए इंटरेस्ट या फिर कंसर्न ना होना, चिंता ना होना, फर्क नहीं पड़ता आपको जिस चीज़ से, तो आप कैसे हो, इनडिफरेंस हो। जैसे कि मान लीजिए कि उसे जो है वो फुटबॉल में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैचेस देखने पर वो इंडिफरेंस शो करता है, यानी कि उसे इंटरेस्ट ही नहीं है, यानी कि उसे परवाह ही नहीं है कि फुटबॉल में क्या हो रहा है, कौन से प्लेयर्स है, कैसे खेलते हैं वगैरह, तो उसे फर्क ही क्यों पड़ेगा। ये होता है इनडिफरेंट होना, कि आपको जो है वो मतलब कि देखने पर जो है वो मतलब कि एक तरीके से कोई फर्क नहीं पड़ता।
डिसइंटरेस्ट क्या होता है? किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना होना, उसे हम डिसइंटरेस्ट कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपका जो है वो किसी चीज़ में कुकिंग में इंटरेस्ट नहीं है, पेंटिंग में इंटरेस्ट नहीं है, डांसिंग सिंगिंग में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप कैसे हो? डिसइंटरेस्ट हो, उस चीज़ के बारे में आपका कैसा है? डिसइंटरेस्ट है, ऐसा हम कहेंगे। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है अपैथी। दोस्तों अपैथी का मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति इंटरेस्ट ना होना, एक्साइटमेंट ना होना, या फिर कंसर्न की नोटिसेबल लैक होना, कमी होना, उसे हम जो है वो मतलब कि अपैथी कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके लिए जो है वो स्टेज पर प्राइज़ अनाउंस किया जा रहा है, यानी कि आपको जो है वो प्राइज़ मिलने वाला है, लेकिन आपके अंदर जो है वो कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है, तो आप कैसे हो? अपैथेटिक हो। इसी को जो है वो अपैथी कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति जो है होता है उदासीन, यानी कि उदास होने वाला उदासीन नहीं है। उदासीन का मतलब होता है जिसमें जो है वो इंटरेस्ट नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है, कंसर्न नहीं है, ये सारी चीज़ें नहीं है, इन सारी चीज़ों की कमी है, तो उसे हम जो है वो अपैथी कह सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों अभी हमारे जो सारे सिनोनिम्स और जो एंटोनिम्स है वो तो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस हमें दिया जाता है, His infatuation with photography lasted only a few months। इस सेंटेंस का मतलब है कि फोटोग्राफी के लिए उसका जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्साइटमेंट था या फिर बहुत ही अट्रैक्शन था वो सिर्फ कुछ महीनों तक ही रहा। यहाँ पर इन्फैचुएशन बताता है कि उसका जो इंटरेस्ट है वो इंटेंस था लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं था। इस तरीके से हमने समझा है कि हमारा ये जो वर्ड है इन्फैचुएशन, उसका मतलब होता क्या है। अब इसी के साथ दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे और हमारा अगला वर्ड हम डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है नेमोनिक। दोस्तों यहाँ पर ये जो मतलब कि आप वर्ड देख सकते हैं, इसमें जो एम है ना, स्टार्टिंग वाला एम, ये मतलब कि साइलेंट है। इसे हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? नेमोनिक हम उसे कहेंगे। नाउन है हमारे पास है, इसका मतलब होता है याद रखने का तरीका या फिर याददाश्त बढ़ाने वाला संकेत, तो उसे हम जो है वो नेमोनिक कहेंगे। यानी कि नेमोनिक का मतलब होता है कि किसी डिफिकल्ट इन्फॉर्मेशन, किसी वर्ड, किसी लिस्ट, रूल या फिर कंसेप्ट को ईजिली याद रखने के लिए बनाया गया कोई स्पेसिफिक ट्रिक, कोई पैटर्न, कोई फ्रेज, कोई राइम, कोई शॉर्टकट, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? नेमोनिक का हम यूज करते हैं। सिंपल वर्ड्स में जब हम किसी इन्फॉर्मेशन को डायरेक्टली याद करने के बजाय उसके लिए कोई इजी मेमोरी ट्रिक बना लेते हैं, ठीक है, तो उस ट्रिक को क्या कहा जाता है? नेमोनिक कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर किसी स्टूडेंट को जो है वो मतलब कि रेनबो के जो कलर्स है वो ऑर्डर में याद नहीं रहते, तो उसके लिए क्या ट्रिक है कि आप विबग्योर याद रखो, VIBGYOR, इसके सारे आपको जो है वो मतलब कि कलर याद आ जाएंगे। ये क्या है? शॉर्टकट है, ये एक नेमोनिक है, क्योंकि लेटर्स की हेल्प से कलर्स का ऑर्डर जो है वो इजीली याद रह जाता है। विबग्योर आपको भी पता होगा कि विबग्योर यानी क्या है? वायलेट, इंडिगो, या फिर मतलब कि ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सारे कलर्स जो है वो उसमें आ जाते हैं, रेनबो के कलर्स। ये होती है ट्रिक किसी चीज़ को याद रखने की। वैसे अगर मान लीजिए कि तुम्हें किसी डिफिकल्ट स्पेलिंग को याद रखने के लिए एक फनी सा सेंटेंस बना लेना ईजी लगता है कि भाई आप जो है वो उसे फनी मैनर में याद रख सकते हो, तो उसे हम जो है वो नेमोनिक कह सकते हैं। ये सारी चीज़ें यानी कि ट्रिक्स को जो है वो नेमोनिक कहा जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और ये हमारे पास नाउन है। और सिनोनिम्स में अगर हम बात की जाए इसके सिनोनिम्स के बारे में, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे कि मेमोरी एड है, रिमाइंडर है, या फिर मेमोराइजेशन एड है। मेमोरी एड का क्या मतलब होता है? ऐसा कोई टूल, ऐसी कोई टेक्निक जो इन्फॉर्मेशन याद रखने में आपकी मदद करे, उसे हम जो है वो मेमोरी एड कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एग्जाम से पहले जो है वो डिफिकल्ट फार्मूलाज को याद रखने के लिए उसने एक सिंपल सी मेमोरी एड बनाई। मेमोरी एड बनाई यानी कि कोई ट्रिक बनाई, कोई मतलब कि अच्छे से मतलब कि कोई तरीका बनाया जिससे कि वो इजीली याद रख सके उन सारी चीज़ों को, ये होता है मेमोरी एड। रिमाइंडर का मतलब होता है कि जो चीज़ हमें किसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या फिर टास्क को याद दिलाती है, उसे हम जो है वो रिमाइंडर कह सकते हैं। जैसे कि फ़ोन में अलार्म लगाना मुझे होमवर्क सबमिट करने का रिमाइंडर देता है, तो ये रिमाइंडर आपके लिए क्या होगा? रिमाइंडर होता है जो चीज़ आपको मतलब कि कोई चीज़ करने की याद दिलाती है, तो उसे हम रिमाइंडर कहेंगे। मेमोराइजेशन एड का भी हमने जो मेमोरी एड पढ़ा था वैसा ही मतलब होता है कि भाई कोई टेक्निक या फिर टूल जो किसी इन्फॉर्मेशन को मेमोराइज करने में, याद दिलाने में आपकी हेल्प करती है, तो उसे मेमोराइजेशन एड कह सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि कोई डिफिकल्ट वोकैबलरी पढ़ रहे हो, लेकिन उससे आप जो है वो फनी सिचुएशन से या फिर उसके मीनिंग में से कुछ ऐसा एक्सट्रैक्ट कर लेते हो जो आपको जो है वो आपकी भाषा में याद रह जाता है, तो उसे मेमोराइजेशन एड कह सकते हैं। हमारे सारे सिनोनिम्स क्लियर है। अब इसी के साथ एंटोनिम्स की ओर आए तो यहाँ पर हमारे पास कुछ बहुत ही बेसिक वर्ड्स हमें दिए गए हैं, जैसे कि फॉरगेटफुलनेस है, ऑब्लिवियन है, या फिर फॉरगेटिंग है। फॉरगेटफुलनेस का मतलब होता है कि चीज़ों या फिर इन्फॉर्मेशन को इजीली मतलब कि याद ना रख पाना या फिर याद ना रहना, उसे हम जो है वो फॉरगेटफुलनेस कह सकते हैं। ऑब्लिवियन का मतलब होता है कि किसी चीज़ से अनजान होना या फिर किसी चीज़ का कंप्लीटली फॉरगॉटन या फिर अननोन हो जाना, उसे हम जो है वो ऑब्लिवियन कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि पुरानी जो चाइल्डहुड स्टोरीज़ है वो वक्त के साथ ऑब्लिवियन में चली गई, यानी कि मतलब कि आप उन्हें भूल गए या फिर अब आपको वो याद नहीं है, ये होता है किसी चीज़ का ऑब्लिवियन, ठीक है। फॉरगेटिंग का मतलब तो बहुत ही सिंपल है कि किसी इन्फॉर्मेशन को, किसी बात को याद ना कर पाना, उसे हम जो है वो मतलब कि फॉरगेटिंग कह सकते हैं। फॉरगेटफुलनेस, फॉरगेटिंग एक ही बात है।
अब हमारे जो सारे सिनोनिम्स और जो एंटोनिम्स है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस हमें दिया जाता है, आई यूज्ड अ नेमोनिक टू रिमेंबर द डिफिकल्ट स्पेलिंग। इस सेंटेंस का मतलब है कि डिफिकल्ट स्पेलिंग को याद रखने के लिए या फिर करने के लिए मैंने एक स्पेशल मेमोरी ट्रिक का यूज़ किया जिसे नेमोनिक कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर नेमोनिक का यूज़ ट्रिक को जो है वो रेफर करता है, जो कि इन्फॉर्मेशन को इजीली रिमेंबर करने में आपकी हेल्प कर सकती है। इस तरीके से हमने समझा है कि नेमोनिक यानी होता क्या है। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है नॉनशलेंट। दोस्तों ये जो वर्ड है आपने बहुत बार सुना होगा। बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज़ है, बहुत सारे जो एक्टर्स है या फिर कोई भी जो है वो मतलब कि आजकल बहुत ही ज़्यादा यूज़ करने लगा है इस वर्ड को। लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है वो हम आज डीप में समझेंगे। ये हमारे पास सबसे पहले तो एग्जेक्टिव है और नॉनशलेंट का मतलब होता है बेपरवाह होना, उदासीन होना, शांत और बिना किसी चिंता के होना। उदासीन के सेंस में हमने जो है वो अपैथी कुछ पढ़ा था, हमारे एंटोनिम्स में हमने पढ़ा था लास्ट वर्ड अपैथी। तो अपैथी कैसे होता है कि भाई जिसके बारे में आपको कोई कंसर्न नहीं है, जिसके बारे में आपको कोई चिंता नहीं है। तो वही सेंस इसमें भी आता है कि अगर आपको जो है वो किसी चीज़ की चिंता नहीं है, आप बेपरवाह हो, कोई चीज़ की फिक्र नहीं है आपको, तो उसे हम उदासीन कहेंगे। शांत और बिना चिंता के आप हो, किसी बात से ज़्यादा प्रभावित नहीं होते हो, कोई चीज़ आप पर असर नहीं डालती है, तो आप कैसे हो, नॉनशलांट हो। ओके, यानी कि नॉनशलांट का मतलब होता है कि किसी सिचुएशन में काम, रिलैक्स और अनकंसर्न रहना। स्पेशली जब नॉर्मली कोई पर्सन एक्साइटेड, नर्वस या फिर वरीड या फिर सरप्राइज हो सकता है उस कंडीशन में, लेकिन आप नहीं हो रहे हो, तो आप कैसे हो, नॉनशलांट हो। ऐसा पर्सन जो है वो मतलब कि अपने बिहेवियर से ये शो करता है कि उसे सिचुएशन की ज़्यादा टेंशन या फिर एक्साइटमेंट नहीं है, या फिर जो भी हो रहा है उससे उसे जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये होता है नॉनशलांट होना। ठीक है, ये दोस्तों ये जो वर्ड है वो तब यूज़ होता है जब कोई पर्सन किसी इंपॉर्टेंट या फिर सरप्राइजिंग सिचुएशन को भी मतलब कि केयरफुली और एफर्टलेसली हैंडल करता है। जैसे कि कोई मतलब कि खास उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इस तरीके से। जैसे कि एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि अगर क्लास में जो है वो टीचर सडनली जो है वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछ लेती है और जो बाकी स्टूडेंट है वो नर्वस हो जाए, लेकिन आप हो जो कि मतलब कि बहुत ही कामली आंसर देते हो, कैजुअली अपनी सीट पर बैठ जाते हो आंसर देके, तो आपका बिहेवियर कैसा है, नॉनशलांट कहा जा सकता है। कि आप जो है वो कोई नर्वस कुछ नहीं हुए, आपने जो है वो बहुत ही कामली सिचुएशन को हैंडल कर लिया। वैसे अगर मान लीजिए कि कोई आपका दोस्त है जो कि गेम जीतने के बाद जो है वो मतलब कि बहुत ही एक्साइटमेंट शो नहीं करता है और वो कैजुअली बोलता है अच्छा जीत गए, कोई बात नहीं, जीतना तो मतलब कि लगा रहता है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसे जो है वो कोई एक्साइटमेंट नहीं हो रही, तो उसका रिएक्शन नॉनचलांट कहा जा सकता है। इस तरीके से आप समझिए। ठीक है, लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी है कि नॉनशलांट का जो मतलब है वो हमेशा केयरलेस होना नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बंदा जो है वो केयरलेस है, क्योंकि केयरलेस का मतलब होता है किसी चीज़ को सीरियसली ना लेना या फिर अटेंशन ना देना, जबकि नॉनशलांट का मतलब होता है काम और अनकंसर्न दिखाना, यानी कि एक तरीके से फ़र्क नहीं पड़ता इस तरीके से दिखाना। यानी कि जैसे कि मान लीजिए कि एग्ज़ाम से पहले जो है वो कोई स्टूडेंट जो है वो रिलैक्स है क्योंकि उसने जो है वो अच्छी प्रिपरेशन की है, तो वो नॉनशलांट हो सकता है। लेकिन स्टूडेंट ने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की ही नहीं है और फिर उसे जो है वो मतलब कि फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो ये केयरलेस बिहेवियर है। केयरलेस होने में और नॉनशलांट होने में बहुत डिफरेंस होता है, ये चीज़ आपको क्लियर करके चलनी है। ठीक है, अभी हमारे पास एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे कि अनकंसर्न्ड है, कैजुअल है या फिर कंपोज्ड है। अनकंसर्न का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में वरीड या फिर कंसर्न ना होना, चिंता ना होना, उसे हम अनकंसर्न कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि सब लोग जो है वो मौसम को लेकर वरीड थे, लेकिन आप जो है वो बिल्कुल शांति से बैठे हो, तो उसे हम क्या कहेंगे कि आप अनकंसर्न्ड हो। ये होता है अनकंसर्न होना। कैजुअल का क्या मतलब होता है, जो रिलैक्स है, इनफॉर्मल है, विदाउट मच सीरियसनेस है, तो उसे हम जो है वो कैजुअल कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि सब लोग जो है वो कंपटीशन के रिजल्ट का वेट कर रहे थे, लेकिन आप जो है वो कैजुअल एटीट्यूड के साथ स्नैक्स खा रहे हो, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपके अंदर जो है वो कोई ज़्यादा सीरियसनेस नहीं है, आप रिलैक्स्ड हो बिल्कुल, तो उसे हम जो है वो कैजुअल कहेंगे। कंपोज्ड क्या होता है, कंपोज का मतलब होता है बहुत ही काम होना, इमोशनली कंट्रोल्ड रहना, उसे हम कंपोज होना कहते हैं। जैसे कि कंपोज का जो फोकस है ना वो सेल्फ कंट्रोल पर होता है और शांति पर होता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मान लीजिए कि आपसे जो है वो किसी ने, आपने उम्मीद नहीं की है, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लिया और फिर भी जो है वो आप बहुत ही अच्छे से, बहुत ही शांति से उसका जवाब दे देते हो, तो ये कैसे हो, आप कंपोज्ड हो, आपका मेंटल जो स्टेट है ना वो अच्छा है, इस तरीके से हम कहेंगे। अब हमारे जो सारे सिनोनिम्स हैं वो तो हमने डिस्कस कर लिए। अब बारी आती है हमारे एंटोनिम्स की। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे कि एंग्शियस है, कंसर्न्ड है या फिर नर्वस है। एंग्शियस का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा चिंता फील करना, नर्वस फील करना, अनईजी फील करना, वरीड फील करना, ये सारा इसके मीनिंग होते हैं।
जैसे कि मान लीजिए कि आप जो है वो रिजल्ट अनाउंस होने से पहले एंग्शियस हो यानी कि थोड़े नर्वस फील कर रहे हो, दिख रहा है साफ साफ, ये होता है एंग्शियस होना। कंसर्न का मतलब होता है कि किसी चीज़ में जो है वो मतलब कि आपको चिंता होती है, या फिर किसी चीज़ को लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर आप जो है वो वरीड हो जाते हो, सीरियसली इंटरेस्टेड होते हो, तो उसे हम जो है वो कंसर्न कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आप अगर मान लीजिए कि किसी दिन जो है वो घर टाइम पर नहीं पहुंच पाते, तो आपकी जो मम्मी है वो कैसे हो जाती है, कंसर्न हो जाती है, आपके बारे में चिंता करने लगती है कि कहाँ पे रह गए होंगे आप। ये होता है कंसर्न होना। नर्वस का मतलब होता है एक तरीके से बेचैन होना, अनईजी फील करना, वरीड होना एक तरीके से, तो उसे हम क्या कहेंगे, नर्वस कह सकते हैं। मान लीजिए कि आप पहली बार ही लाइफ में स्टेज पर स्पीच दे रहे हो, या फिर कोई कुछ भी परफॉर्मेंस देने जा रहे हो, सिंगिंग है, डांसिंग है, कुछ भी, तो आप कैसे हो सकते हो, नर्वस हो सकते हो। आपको जो है वो मन में ये होता है कि कैसा होगा, मेरा परफॉर्मेंस सही होगा या फिर नहीं, मैं लोगों को कैसे फेस कर पाऊंगा, वो मुझे देख रहे होंगे, इतनी बड़ी भीड़ मुझे देख रही होंगी, तो ये होता है नर्वस होना। ठीक है, इस तरीके से बहुत ही सिंपल वर्ड था, बहुत ही बेसिक वर्ड था, हमने सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हमारे समझ लिए। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस हमें दिया जाता है, ही रिमेन्ड नॉनशलांट इवन व्हेन एवरीवन एल्स वाज वरीड। इस सेंटेंस का मतलब है कि जब बाकी सब लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा वरीड थे या फिर टेंशन में थे, तब भी वो काम और बिल्कुल अनअफेक्टेड रहा। तो यहाँ पर नॉनशलांट उसके रिलैक्स्ड और अनकंसर्न बिहेवियर को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से हमें समझना है। तो दोस्तों हमारा ये जो वर्ड है वो यहीं पर कंप्लीट होता है, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है इनकैंडेसेंट। दोस्तों इनकैंडेसेंट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा प्रज्वलित होना, या फिर बहुत ही ज़्यादा चमकता हुआ होना, बहुत ही ज़्यादा तेज़ रोशनी देने वाला, बहुत ही जोशीला या फिर भावुक, उस सेंस में हम जो है वो इनकैंडेसेंट का यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास ये एग्जेक्टिव है। इनकैंडेसेंट का मतलब होता है बहुत ही हाई टेम्परेचर की वजह से ग्लोइंग या फिर ब्राइट हो जाना। इसका यूज़ किसी ऑब्जेक्ट के लिए किया जा सकता है जो हीट की वजह से रेड हो जाता है, ऑरेंज हो जाता है या फिर वाइट ग्लो करता है। जैसे कि मतलब कि आपने बहुत बार देखा होगा, जो मतलब कि कुछ सुनार होते हैं या फिर जो मतलब कि लोहे का काम करने वाले होते हैं, वो लोहे को पिघलाते हैं, तपाते हैं, तो उसके बाद क्या हो जाता है, लोहा पूरा रेडिश ऑरेंज जैसा दिखने लगता है, तो उसे हम जो है वो इनकैंडेसेंट कह सकते हैं। और इस वर्ड का जो है वो एक फिगरेटिव मीनिंग भी होता है, कि जिसमें इनकैंडेसेंट का मतलब होता है कि बहुत ही इंटेंस, बहुत ही पैशनेट, एनर्जेटिक या फिर इमोशनली पावरफुल फील करना, तो उसे भी हम जो है वो इनकैंडेसेंट कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि जब लोहे का एक जो टुकड़ा है वो बहुत ही ज़्यादा हीट किया जाता है और वो रेड ऑरेंज ग्लो करने लगता है, तो हम कह सकते हैं कि वो इनकैंडेसेंट है। वैसे अगर कोई सिंगर स्टेज पर इतनी एनर्जी और पैशन के साथ परफॉर्म करे कि ऑडियंस कंप्लीटली कैप्टिवेटेड हो जाए, यानी कि पूरी तरीके से ध्यान अपनी तरफ खींच ले अगर वो सिंगर, तो उसकी परफॉर्मेंस को भी इनकैंडेसेंट कहा जा सकता है, कि उसका जो परफॉर्मेंस था वो बहुत ही जोशीला था, बहुत ही भावुक था। इस तरीके से भी हम जो है वो इसका यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी है कि इनकैंडेसेंट का मतलब सिर्फ ब्राइट नहीं होता है। ब्राइट का मतलब होता है ज़्यादा लाइट या फिर ब्रिलियंस होना, लेकिन इनकैंडेसेंट का मतलब होता है यूजुअली हीट से ग्लोइंग होना, या फिर फिगरेटिवली एक्सट्रीमली एनर्जेटिक या फिर पैशनेट या फिर ब्रिलियंट होना, उसे हम जो है वो इनकैंडेसेंट कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि टॉर्च जो है वो बहुत ही ब्राइट है, ये तो होता है किसी चीज़ का चमकीला यानी कि ब्राइट होना, लेकिन हीटेड मेटल रेड ऑरेंज ग्लो कर रहा है, ये होता है इनकैंडेसेंट होना। आपको डिफरेंस समझना है कि कोई चीज़ ब्राइट कैसी होती है और इनकैंडेसेंट कैसी होती है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये एग्जेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, यानी कि विशेषण है। अब सिनोनिम्स की बारी आती है, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स आएंगे, जैसे कि ग्लोइंग है, रेडियंट है या फिर फियरी है। ठीक है, या फिर फायरी भी जिसे हम कह सकते हैं। ग्लोइंग का क्या मतलब होता है, ग्लोइंग का मतलब होता है जो ब्राइट लाइट देता है या फिर शाइन करता है, चमकता है, उसे हम ग्लोइंग कहेंगे। ठीक है, रेडियंट का मतलब होता है जो बहुत ही ब्राइट है, शाइनिंग है, एनर्जी से फुल है, तो उसे हम रेडियंट कहेंगे। जैसे कि आपकी स्माइल भी रेडियंट हो सकती है, कि आपने कुछ अचीव कर लिया, कुछ जीत लिया, तो आपके चेहरे पर बहुत ही अच्छी सी स्माइल आ जाती है, तो आपका फेस कैसा दिखने लगता है, रेडियंट दिखने लगता है, ये होता है रेडियंट होना। फायरी का क्या मतलब होता है, फायरी फियरी जो भी है, फायरी का मतलब होता है जो आग जैसा है, आग जैसा इंटेंस है, इसलिए हम जो है वो इसे फायरी कहते हैं। या फिर एनर्जेटिक है, पैशनेट है, तो उसे हम जो है वो फायरी कह सकते हैं। जैसे फायरी स्पीच हो सकती है, बिल्कुल आग के जैसी स्पीच, जो आप में जो है वो कुछ ना कुछ एक तरीके से जगा देती है, ये होता है फायरी। तो हमारे जो सारे सिनोनिम्स है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब एंटोनिम्स की बारी आती है, तो यहाँ पर अगेन हमारे पास कुछ वर्ड्स है, जैसे कि डल है, डिम है या फिर लाइफलेस है। दोस्तों डल का मतलब होता है नॉट ब्राइट, नॉट इंटरेस्टिंग, लैकिंग एनर्जी, तो उसे हम जो है वो डल कह सकते हैं। जो बहुत ही नीरस है, जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आता आपको, ऐसी चीज़ों को हम क्या कहेंगे, डल कहेंगे। जैसे कि बारिश वाले दिन हमारे लिए कैसे होते हैं, बहुत ही डल होते हैं, ग्लूमी होते हैं, हमें कुछ ऐसा करने जैसा फील नहीं होता, बहुत ही आलस आता है, तो ऐसे को हम जो है वो डल कहेंगे। डिम का मतलब होता है जिसकी ब्राइटनेस कम होती है, या फिर वीकली लिट होता है वो, यानी कि थोड़ी सी बहुत ही कम रोशनी होती है जिसमें, उसे हम जो है वो डिम कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि कोई आपके पास बैटरी है, उसके
मान लीजिए कि चार्जिंग जो है वो ख़त्म हो चुकी है, उसका चार्ज ख़त्म हो चुका है, तो आप जो है वो उसे डिम कह सकते हो कि अब वो जो है वो मतलब कि बहुत ही हल्की सी रोशनी दे रही है। ये होता है किसी चीज़ का डिम होना। लाइफलेस का मतलब होता है कि जिसमें एनर्जी नहीं है, जिसमें एक्साइटमेंट नहीं है, लाइवलीनेस से कम्प्लीटली लैकिंग है वो चीज़, तो उसे हम लाइफलेस कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि प्रैक्टिस के बिना परफॉर्मेंस इतनी लाइफलेस थी कि ऑडियंस भी एक्साइटेड नहीं हुई। यानी कि अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो तो आपकी परफॉर्मेंस में लाइवलीनेस कहाँ से आएगा। तो ये होता है किसी चीज़ का लाइफलेस होना। इस तरीके से हमें समझना है। तो हमारे जो सारे सिनोनिम्स और जो एंटोनिम्स है वो तो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस हमें दिया जाता है। तो यहाँ पर बताया गया है द हीटेड मेटल बिकेम इनकैंडेसेंट एंड बिगेन टू ग्लो। इस सेंटेंस का मतलब है कि जो हीटेड मेटल है वो इतना ज़्यादा गर्म हो गया कि वो ब्राइटली ग्लो करने लगा। यहाँ पर इनकैंडेसेंट अपने लिटरल मीनिंग में यूज़ हुआ है। यहाँ पर हाई टेम्परेचर की वजह से ग्लोइंग होना इस सेंस में हमने दिखाया है। ठीक है, इस तरीके से आपको समझना है कि इनकैंडेसेंट यानी क्या होता है। अब दोस्तों इसी के साथ हम जो है वो आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है लूरिड। दोस्तों लूरिड का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ही भड़कीली होना, चटकीली होना, डरावनी होना, सनसनीखेज होना, बहुत ही विविड या फिर अनप्लेजेंट होना, तो उसे हम जो है वो लूरिड कह सकते हैं। एग्जेक्टिव है हमारे पास ये, यानी कि लूरिड का मीनिंग जो है वो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। इसका यूज़ जो है वो किसी बहुत ही ब्राइट या फिर अनप्लेजेंट कलर के लिए किया जा सकता है, या फिर किसी शॉकिंग, डिस्टर्बिंग या फिर फ्राइटनिंग या फिर सेंसेशनल जो स्टोरी होती है या फिर जो डिटेल होती है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम जो है वो लूरिड का यूज़ कर सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में जब कोई कलर इतना हार्श या फिर फ्लैशी हो कि वो नेचुरल या फिर आपको देखने में अच्छा ना लगे, आपकी आंखों को सूट ना करे, तो उसे हम जो है वो लूरिड कह सकते हैं। तो और अब मतलब कि दूसरा अगर मीनिंग देखें तो जब कोई स्टोरी या फिर जो कोई डिस्क्रिप्शन है अगर वो बहुत ही शॉकिंग है, बहुत ही डिस्टर्बिंग है, सेंसेशनल है, तो तब भी हम जो है वो लूरिड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर किसी रूम में जो है वो एक्सट्रीमली ब्राइट नियॉन ग्रीन और पर्पल डेकोरेशन हो, जो देखने में थोड़ा सा आपको हार्श लगता है, अनप्लेजेंट लग रहा है, ठीक है, आपकी आंखों को चुभ रहा है, तो उन कलर्स को हम जो है वो लूरिड कह सकते हैं। वैसे अगर कोई मूवी या फिर कोई जो न्यूज़ है वो उसकी जो स्टोरी है वो बहुत ही डिस्टर्बिंग इवेंट को अननेसेसरीली शॉकिंग डिटेल्स के साथ प्रेजेंट करती है, आप जो है वो उसे देख नहीं पाते अच्छे से, इतने ज़्यादा जो है वो उसमें मतलब कि सीन्स ऐसे होते हैं या फिर बहुत ही डिस्टर्बिंग सीन्स होते हैं, तो उस डिस्क्रिप्शन को भी जो है वो लूरिड कहा जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। और ये भी ध्यान रखना है कि एग्जेक्टिव है हमारे पास, यानी कि विशेषण है। अब सिनोनिम्स की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे कि विविड है, गैरिश है या फिर सेंसेशनल है। विविड का मतलब होता है जो चीज़ एक्सट्रीमली क्लियर है, ब्राइट है या फिर स्ट्रांगली डिटेल्ड है, तो उसे हम जो है वो विविड कह सकते हैं। विविड बेसिकली मतलब कि स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी और ब्राइटनेस को डिस्क्राइब करता है, और ये पॉजिटिव भी हो सकता है। इस तरीके से आप जो है वो ध्यान रखिएगा। जैसे कि उसने जो है वो ट्रिप की विविड मेमोरीज शेयर की, जैसे कि वो सब कुछ अभी भी मतलब कि क्लियरली देख पा रहा हो, ब्राइट मेमोरीज शेयर की, स्ट्रांगली डिटेल्ड मेमोरीज शेयर की, इस तरीके से हम विविड का यूज़ करेंगे। दूसरा हमारा वर्ड आता है गैरिश। दोस्तों गैरिश का मतलब होता है जो चीज़ बहुत ही एक्सेसिवली ब्राइट है, फ्लैशी है या फिर टेस्टलेस है, उसे हम जो है वो मतलब कि गैरिश कह सकते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल देखा था कि अगर मान लीजिए कि आप रूम में नियॉन ग्रीन या फिर पर्पल कलर करवाते हो तो वो बहुत ही गैरिश लगता है, यानी कि बहुत ही फ्लैशी लगता है, बहुत ही ब्राइट लगता है, जो आपकी आंखों को चुभता है, आपको अनप्लेजेंट लगेगा। ठीक है, इस तरीके से होता है गैरिश। सेंसेशनल का मतलब होता है सनसनीखेज, यानी कि ऐसा शॉकिंग या फिर एक्साइटिंग जो स्ट्रांगली पब्लिक अटेंशन मतलब कि अट्रैक्ट करता है, तो उसे हम जो है वो सेंसेशनल कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि वीडियो या फिर किसी खबर को भी मतलब कि सेंसेशनल टाइटल देकर क्या किया जाता है, उसे जो है वो उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ा दी जाती है ऑडियंस के बीच में। ये होता है किसी चीज़ का सेंसेशनल होना। आई होप आपको सारे वर्ड्स अच्छे से क्लियर हो चुके हैं सिनोनिम्स वाले। एंटोनिम्स अब हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास अगेन कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे कि सबड्यू है, म्यूटेड है या फिर ऑर्डिनरी है। सबड्यू का मतलब होता है जो चीज़ सॉफ्ट है, म्यूटेड है या फिर लेस इंटेंस है, तो उसे हम जो है वो मतलब कि सबड्यू कहेंगे। सबड्यू चीज़ों को सॉफ्ट और रिस्ट्रेंट बनाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने जो है वो अपने बेडरूम में बहुत ही सबड्यू कलर्स यूज़ किए हैं, सबड्यू कलर्स यूज़ किए हैं यानी कि बहुत ही पीसफुल कलर्स यूज़ किए हैं, लाइट कलर्स यूज़ किए हैं, जो आज के ज़माने में चल रहे हैं मॉडर्न कलर्स है, या फिर जो सूट होते हैं आपकी आंखों को चुभते नहीं है, बहुत ही ब्राइट नहीं लगते हैं, तो उन्हें जो हम सबड्यू कह सकते हैं। अगला हमारा आता है म्यूटेड। म्यूटेड का मतलब एक तो होता है कि भाई बहुत ही चुप होना, और इस सेंस में अगर देखा जाए इस वर्ड के सेंस में, तो हमारे पास म्यूटेड का मतलब होता है जो चीज़ लेस ब्राइट है, सॉफ्ट है, टोन डाउन है, तो उसे हम जो वो म्यूटेड कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि उसने जो है वो ब्राइट रेड के मतलब कि जगह पे जो है वो म्यूटेड पिंक चूज़ किया, तो ये जो है वो ब्राइट रेड कैसा था, बहुत ही ज़्यादा जो है मतलब कि लूरिड था, जबकि पिंक कैसा है, म्यूटेड है, टोन डाउन है। इस तरीके से हम जो है वो म्यूटेड का यूज़ करते हैं।
ऑर्डिनरी हमारा तीसरा वर्ड आता है, इसका मतलब होता है नॉर्मल, कॉमन या फिर अनरिमार्केबल। उसे जो है वो ऑर्डिनरी कहा जा सकता है, जो सामान्य है, ठीक है, उसे हम ऑर्डिनरी कहेंगे। हमारे जो सारे एंटोनिम्स वाले वर्ड्स हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिए। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस हमें दिया जाता है, द मैगजीन यूज ल्यूरिड हेडलाइंस टू अट्रैक्ट रीडर्स। इस सेंटेंस का मतलब है कि मैगजीन ने रीडर्स का अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए, ग्रैब करने के लिए बहुत ही शॉकिंग और सेंसेशनल हेडलाइंस का यूज़ किया, ठीक है। इस तरीके से ल्यूरिड हेडलाइंस का यूज़ किया, जो कि मतलब कि आसानी से अटेंशन खींच सके। इस तरीके से हमने समझा है कि ल्यूरिड यानी क्या होता है। अब दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और आज का हमारा लास्ट वर्ड डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि वो आज का हमारा लास्ट वर्ड कौन सा होता है। तो दोस्तों आज का हमारा लास्ट वर्ड आता है मॉरिबंड। दोस्तों मॉरिबंड ये एग्जेक्टिव है और इसका मतलब होता है कि कोई समाप्ति की ओर धीरे धीरे खत्म होती हुई कोई चीज़ या फिर निष्क्रिय जिसे हम कह सकते हैं, उसे हम मॉरिबंड कहेंगे। यानी कि मॉरिबंड का मतलब होता है ऐसी कंडीशन में होना जहाँ पर कोई पर्सन, कोई एक्टिविटी, कोई ट्रेडिशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई सिस्टम वो ऑलमोस्ट डेड या फिर कंप्लीटली इनएक्टिव होने की कगार पर है, स्टेज पर है, तो उसे हम जो है वो मॉरिबंड कह सकते हैं। ये जो वर्ड है वो लिटरल और फिगरेटिव दोनों वेज में ही यूज़ हो सकता है, ठीक है। जैसे कि अगर लिटरल सेंस में मॉरिबंड का यूज़ किया जाए तो लिटरल सेंस में मॉरिबंड का यूज़ किसी पर्सन की लाइफ के फाइनल स्टेज को डिस्क्राइब करने के लिए होता है। यानी कि जब कोई पर्सन मरने ही वाला है, बहुत ही मतलब कि आखिरी स्टेज पर है, डेथ बेड पर पड़ा है, तो उसके लिए हम जो है वो मॉरिबंड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एवरीडे इंग्लिश में इसका फिगरेटिव यूज़ जो है वो ज़्यादा कॉमन है, जहाँ पर इसका मतलब होता है कि कोई जो ट्रेडिशन है, कोई बिजनेस है, कोई एक्टिविटी है, कोई आइडिया है, कोई सिस्टम है जो कि धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है या फिर उसमें बिल्कुल एनर्जी नहीं बची है, तो उसके लिए भी हम जो है वो मॉरिबंड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर एक ओल्ड हॉबी क्लब है, उसमें जो है वो अब मेंबर्स नहीं आते हैं या फिर एक्टिविटीज़ ऑलमोस्ट कंप्लीटली बंद हो चुकी है, तो हम कह सकते हैं कि वो जो क्लब है वो अब मॉरिबंड हो चुका है, यानी कि एक तरीके से मतलब कि ख़त्म होने के कगार पर है, ऐसा हम कहेंगे। वैसे अगर मान लीजिए कि कोई पुरानी प्रथा है जो लोग फॉलो करना ऑलमोस्ट कंप्लीटली छोड़ देते हैं, तो वो ट्रेडिशन भी जो है वो मॉरिबंड कहा जा सकता है। इस तरीके से आपको जो है वो ध्यान रखना है। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि मॉरिबंड का जो मतलब है वो सिर्फ ओल्ड होना नहीं होता है। ओल्ड का मतलब होता है सिर्फ पुराना होना, जबकि मॉरिबंड का मतलब होता है पुराना होने के साथ साथ वीक भी होना, इनएक्टिव भी होना, ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पे भी होना, यानी कि खत्म होने के कंडीशन में भी होना, उसे हम जो है वो मॉरिबंड कह सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि ये जो है वो 100 साल पुरानी बिल्डिंग है, तो ये होता है किसी चीज़ का ओल्ड होना। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक क्लब है जो कि अब इतना इनएक्टिव हो चुका है कि ऑलमोस्ट उसमें जो है वो कोई मेंबर ही पार्टिसिपेट नहीं करता, तो वो क्लब कैसा है, मॉरिबंड है, खत्म होने की कगार पर है। इस तरीके से आपको यूज़ करना है मॉरिबंड का या फिर ओल्ड का। और ये भी समझना है कि हमारे पास ये एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम्स की अगर बात की जाती है तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे कि डाइंग है, डिक्लाइनिंग है या फिर इनएक्टिव है। डाइंग का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है ग्रेजुअली एंडिंग या फिर लाइफ स्ट्रेंथ का लूज करना, उसे हम जो है वो डाइंग कहते हैं। जो मरने की कगार पर होता है ना, उसे हम डाइंग कहेंगे। डाइंग जो है वो मतलब कि ब्रॉड वर्ड है और लिविंग थिंग्स के लिए कॉमनली यूज़ होता है। जैसे कि मान लीजिए कि इंटरेस्ट कम होने की वजह से वो जो ओल्ड गेम है वो स्लोली डाइंग हो रहा था, यानी कि एक तरीके से अब इंटरेस्ट नहीं रहा तो ख़त्म हो रहा था, ऐसा हम कह सकते हैं। मरने की कगार पर था, गेम कैसे मरेगा, लेकिन एक तरीके से मतलब कि अब उसे खेलेगा नहीं कोई, ये होता है डाइंग होना। डिक्लाइनिंग का मतलब होता है कि भाई धीरे धीरे करके जो है वो कोई चीज़ वीक हो जाना, स्मॉल हो जाना, लेस सक्सेसफुल हो जाना, उसके लिए हम डिक्लाइनिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि लोकल कोई थिएटर है आपके गांव में या फिर आपके आसपास टाउन में, सिटी में, और वहाँ पर जो है वो अब ऑडियंस कम हो चुकी है और उसकी वजह से जो है वो पॉपुलैरिटी क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, कम हो रही है, ग्रेजुअली कम हो रही है, ठीक है। इस तरीके से ये होता है किसी चीज़ का डिक्लाइनिंग होना। इनएक्टिव का मतलब होता है जो करंटली एक्टिव नहीं है, सक्रिय नहीं है, उसे हम जो है वो मतलब कि इनएक्टिव कह सकते हैं। जैसे कि बारिश की वजह से जो है वो प्लेग्राउंड इनएक्टिव है, क्योंकि बारिश हो रही है तो बच्चे कहाँ से खेलने आएंगे, भीगेंगे तो नहीं, तो ये होता है इनएक्टिव होना, कि जहाँ पर जो है वो एक्टिविटी आपको नहीं दिखाई दे रही, ठीक है। इस तरीके से अब दोस्तों एंटोनिम्स की ओर आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास अगेन कुछ वर्ड्स है, जैसे कि थ्राइविंग है, एक्टिव है या फिर वाइब्रेंट है। थ्राइविंग का मतलब होता है बहुत ही सक्सेसफुली ग्रो या फिर डेवलप करना, उसे हम थ्राइविंग कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि नई लाइब्रेरी में जो स्टूडेंट है उनका इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है कि रीडिंग क्लब जो है वो इस ईयर थ्राइविंग है। थ्राइविंग यानी कि डेवलप है, सक्सेसफुली ग्रो हो रहा है, इस तरीके से हम कहेंगे। एक्टिव का मतलब होता है जो चीज़ एनर्जेटिक है, फंक्शनिंग है, इन्वॉल्व्ड है, उसे हम जो है वो एक्टिव कह सकते हैं। वाइब्रेंट का मतलब होता है कि फुल ऑफ एनर्जी, एक्साइटमेंट या फिर लाइफ या फिर एक्टिविटी, जिसे हम कहेंगे। वाइब्रेंट हम जो है वो कलर्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमें दिखते हैं, ठीक है, इस तरीके से बहुत ही ब्राइट हमें दिखते हैं, तो उन्हें भी वाइब्रेंट कहा जा सकता है। लेकिन अगर कोई चीज़ फुल ऑफ एनर्जी है, उसमें एक्साइटमेंट ज़्यादा है, लाइफ है, उसमें एक्टिविटी है, तो उसके लिए भी हम जो है वो वाइब्रेंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो हमारे ये जो है वो सारे एंटोनिम्स कंप्लीट होते हैं। अब बारी आती है हमारे
एग्जाम्पल डिस्कस करने की, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस हमें दिया जाता है, द ओल्ड ट्रेडिशन हैज़ बिकम मॉरिबंड अमॉन्ग यंगर जनरेशंस। इस सेंटेंस का मतलब है कि जो आजकल की जनरेशन है, यंगर जनरेशन, उनके बीच जो है वो ओल्ड ट्रेडिशन धीरे धीरे ऑलमोस्ट खत्म या फिर इनएक्टिव हो गया है। यहाँ पर मॉरिबंड का फिगरेटिव मीनिंग यूज़ हुआ है, यानी कि ट्रेडिशन में अब पहले जैसी एक्टिविटी या फिर पॉपुलैरिटी नहीं बची, इस तरीके से। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका है कि मॉरिबंड यानी क्या है और किस तरीके से हम जो है वो इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे जो सारे वर्ड्स हैं वो यहीं पर ख़त्म होते हैं। आशा करती हूँ कि आपको सारे वर्ड्स अच्छे से क्लियर है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोज़ को कर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने आपके लिए जो है वो एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और उन्हें एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बस इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।